तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे आपको मैथ और फिजिक्स से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, इसमें जो हम लोग पिछले क्लास में कुछ ज्योमेट्री के बारे में पढ़े थे, उसको और एकदम शुरुआत से शुरुआत करेंगे। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल को लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक जल्दी पहुंचे और आप लोग उसको जल्दी से पढ़ पाएँ। तो आज हम लोग फिर से ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री में जो शुरुआत से शुरुआत करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में जो कुछ कुछ चीज़ें हो गई थी, कुछ पढ़ा दिए थे, कुछ छूट गया था, तो उसको हम लोग शुरुआत से आज शुरू करते हैं। तो पहले क्या आज पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्री। हाँ, अगर आप लोगों के कोई दोस्त जनरल कंपटीशन या 10th में है तो उनको ये 10th या 9th में है तो उनको ये चैनल को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो सब्सक्राइब कर ले और पढ़ पाए कि क्या चल रहा है, अभी क्या पढ़ना है। क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस अभी बंद है, ट्यूशन भी बहुत सारा बंद है। तो सोचे हम भी इसमें कुछ पार्टिसिपेट करें, लोगों को अच्छे से जानकारी दें, क्योंकि अभी भी मेरा कोई काम नहीं चल रहा है। तो हम भी सोचे इसका स्टार्ट कुछ शुरुआत करते हैं, कुछ इनिशिएटिव लेते हैं। तो हमने जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में जो पहला टॉपिक आता है वो हम लोग क्या देखेंगे, लाइन सेगमेंट। क्या है? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक स्ट्रेट पाथ होगा। कैसा पाथ? स्ट्रेट पाथ, जो दो पॉइंट को मिलाएगा। अगर मान लीजिए पी क्यू है, तो पी और क्यू के बीच के डिस्टेंस को जो कहेंगे हम लोग लाइन सेगमेंट कहेंगे। और इसके डिस्टेंस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? पी क्यू से। अगर एरो नहीं डाले तो सिर्फ जो पी क्यू लिखेंगे, यही इसका क्या डिनोट करेगा? डिस्टेंस। अगर ये 5 मीटर है तो लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 5 मीटर लिख सकते हैं। पहला क्या था हम लोगों का? लाइन सेगमेंट। अब दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो रे। क्या है? रे, जिसको हम लोग हिंदी में किरण भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा या कहीं से भी स्टार्ट होगा, तो ये एक्सटेंड किधर होगा? बस एक डायरेक्शन में ये एक्सटेंड हो सकता है। तो हम लोग एरो जो मारेंगे किधर मारेंगे? बस एक डायरेक्शन में ये एक्सटेंड हो सकता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रे। रे को डिनोट किससे करेंगे? अगर मान लीजिए ये पी है और ये एक्सटेंड होते जा रहा है कहीं और तक, तो इसको डिनोट करेंगे एरो पी क्यू से। हो गया। और दूसरा क्या होता है? ये तो रे की बात हो गई। हाँ, रे में जो होता है ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड होते जाएगा। इसका जो होगा फाइनल पॉइंट कुछ नहीं हो सकता है। तीसरा जो होगा हम लोगों का लाइन। अगर लाइन की बात करें तो वो क्या होगा? बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। और इसके बीच अगर हम लोग मार्क करेंगे, ये लाइन है, अगर इसके बीच अगर मार्क करेंगे तो ये क्या होगा? लाइन सेगमेंट होगा। पी क्यू क्या डिनोट करेगा? इसका लेंथ डिनोट करेगा। करेगा। ये हो गया। अगर हम लोगों को बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ हो, अगर मान लीजिए, अगर इसको देखें, एक होता है कोलिनियर पॉइंट, एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट किसको कहेंगे? जब तीन या तीन से अधिक लाइन क्या हो? एक ही रेखा में हो। क्या हो? एक ही रेखा पे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। तो ये तीनों पॉइंट क्या है? एक ही लाइन पे है,
तो ये क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट एक रेखा में है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संरेख। एक ही रेखा पे है, कोलिनियर पॉइंट या संरेख बिंदु होगा। अगर और भी बात करें, एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट, ओ संरेख, क्या, ओ संरेख बिंदु। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होगा, अगर सब लाइन जो हो एक रेखा में नहीं हो। तो देखिए कैसे कैसे टेढ़ी मेढ़ी है, एक रेखा में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी कि वो संरेख बिंदु कहेंगे। नोट करना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नॉन कोलिनियर पॉइंट और संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु, ये हो गया। अब जो होगा हम लोगों का, एक होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। उस लाइन को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे जिसमें जो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, जिसमें एक पॉइंट क्या हो, कॉमन हो। जहां पे इंटरसेक्ट करेगा इसको क्या कहेंगे हम लोग, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे। ये क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा क्या होगा, कंकरेंट पॉइंट या कंकरेंट लाइन। तो कंकरेंट पॉइंट या कंकरेंट लाइन क्या होगा, जब सब लाइन का शुरुआत किसी एक कॉमन पॉइंट से हो। जब सब का शुरुआत एक कॉमन पॉइंट से हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंकरेंट पॉइंट कहेंगे। ये हो गया, बस इतना सा ही हम लोगों को लाइन में याद रखना है। अब अगर एंगल का बात करें तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, सप्लीमेंट्री एंगल देखे थे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं देखे थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होगा, जब जब दो एंगल का सम जो हो वो कितना के इक्वल हो, 90 डिग्री के बराबर हो। अगर ये x है, ये y है, x प्लस वाई कितना होगा, 90 होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, x और y एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि दोनों के एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर ये x है तो इसको हम लोग y को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस एक्स होगा। इसको भी याद रख सकते हैं आप लोग। अगर बोले कि दो एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक अगर थीटा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री समझ गए तो अब हम लोग समझ क्या सकते हैं, सप्लीमेंट्री तो पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे, क्या था कि जब दो एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको समपूरक कोण भी कहते हैं।
अगर और बात करें इसमें तो आता है कि दो लाइन को हम लोग क्या कह सकते हैं, पैरेलल, पैरेलल लाइन। जिसको हम लोग क्या हिंदी में कहेंगे, समांतर रेखा। तो दो रेखा समांतर कब होगा, दो रेखा एक दूसरे का समांतर कब होगा, जब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, हमेशा कांस्टेंट हो। हर जगह इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर हो। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन या समांतर रेखा कहेंगे। जब इस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन या समांतर रेखा। तो समांतर रेखा किस किस केस में हो सकता है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, जब दो लाइन किसी तीसरे लाइन पे क्या हो, दोनों परपेंडिकुलर हो, है। ये क्या है, फर्स्ट लाइन, ये क्या है, सेकेंड लाइन, ये क्या है, थर्ड लाइन है। अगर फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इस केस में भी क्या लाइन 1 और 2 एक दूसरे का पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, लाइन 1 पैरेलल का साइन ये होता है, लाइन 2 के साथ क्या है, पैरेलल है। क्या केस था, जब दो लाइन तीसरे लाइन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि तीसरे लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो, उस केस में क्या होगा, दोनों लाइन, लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे का पैरेलल होगा। हो गया। और दूसरा केस हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं कि दो लाइन पैरेलल कब कब हो सकता है। ये क्या था, जब तीसरे लाइन पे परपेंडिकुलर हो, या फर्स्ट लाइन और ये अगर सेकेंड लाइन है और ये थर्ड लाइन के साथ पैरेलल हो। अगर लाइन 1 और 3 एक दूसरे का पैरेलल हो, लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 3 और लाइन 3 पैरेलल टू लाइन 2, इस केस में भी पहला लाइन दूसरे लाइन का क्या होगा, पैरेलल होगा या समांतर होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2 एक दूसरे का समांतर होगा। क्योंकि देखिए, जो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, हर केस में बराबर है। इसके भी बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग d1 मान ले तो ये भी क्या है, हर जगह बराबर है। अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें तो कितना हो जाएगा, d प्लस d1 हो जाएगा, होगा। और यहां भी इस दोनों के बीच का देखें तो क्या है, d प्लस d1। तो लाइन 1 और 2 एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। अगर ये तीसरे का पैरेलल हो तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ये क्या था, दूसरा केस था। तीसरा केस कब पैरेलल होगा, अगर दो जो हो अगर वो रेक्टेंगल का साइड हो या आयत का भुजा हो, तो भी ये और ये एक दूसरे का पैरेलल है, ये एक दूसरे का पैरेलल है। क्या हो जाएगा, जब आयत का वो भुजा हो या स्क्वायर का भी भुजा हो, तो इसमें अपोजिट साइड जो होगा, या वो पैरेललोग्राम का भी हो या रोम्बस का हो वो भुजा, तो उस केस में क्या होगा, एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होगा, बराबर नहीं, पैरेलल। क्योंकि समांतर होगा। समांतर के लिए क्या बन रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा
बराबर होना चाहिए, तब क्या होगा, लाइन एक दूसरे का पैरेलल या समांतर। तो ये सब के ये क्या था, तीसरा केस था, लाइन एक दूसरे का पैरेलल होने का, हो गया। और अगर बात करें अब परपेंडिकुलर लाइन का, ये पैरेलल हो गया। अब क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन मतलब अभिलंब रेखा, क्या कहेंगे इसको, अभिलंब रेखा कहेंगे। तो दो रेखा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक लाइन दूसरे लाइन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। तभी क्या होगा, ये लाइन एक दूसरे का अभिलंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। या जो दो कोण बन रहा है, मान लीजिए दो रे है, ये दोनों को क्या होना है, परपेंडिकुलर। तो इसके कोण का जो सम होना चाहिए कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, प्लस में क्या, जितना x हो उतना y होना चाहिए, तो ही ये क्या हो सकता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो सकता है। तो परपेंडिकुलर अभिलंब होने का केस क्या है, पहला लाइन दूसरे लाइन के साथ कितना कोण बनाए, 90 डिग्री, या दोनों लाइन के बीच का एंगल जो हो एक दूसरे का संपूरक हो और बराबर, और दोनों एंगल क्या होना चाहिए, एक दूसरे का बराबर होना चाहिए। अगर इस केस में भी देखें, जब दोनों बराबर हो गया तो y के जगह भी x 180, तो 2x इज इक्वल टू 180 होगा, तो x कितना 90 हो गया, और x बराबर y है, तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस केस में भी एक दूसरे का पैरेलल होगा परपेंडिकुलर होगा, हो गया। और अगर बात करें परपेंडिकुलर का बात करें, क्या होगा कि वो रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड हो, उस केस में भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे का। या स्क्वायर का साइड हो, उस केस में भी क्या होगा, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। या वो रोम्बस का डायगोनल हो, तो रोम्बस का डायगोनल जो होता है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, इसको भी याद रखना होगा। तीसरा केस हुआ। अगर चौथा केस देखें परपेंडिकुलर होने का, क्या होगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं हर चीज को। तीसरा केस में कब ये परपेंडिकुलर होगा, अगर किसी सर्कल का, अगर एक सर्कल हो और उसका एक रेडियस और इस पे एक टेंजेंट हो या अभिलंब हो, एक लाइन वैसा हो जो सर्कल को टच करे, तो इस केस में भी जो रेडियस, जो त्रिज्या और इसके बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा।